हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूं आपका आपके के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास में। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 चैप्टर हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और कराने के वाले हैं अब हम तीसरा चैप्टर कराएंगे। हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 2025-26 सेशन के लिए कंप्लीट मैथ कराएंगे, पूरा सॉल्यूशन, और उसके बाद में पूरा रिवीजन कराएंगे। उसी रास्ते पे, उसी राह में चलते हुए हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा बहुपद, और तीसरा जो है वो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तीसरा चैप्टर आज है जो हम आज शुरू करने वाले हैं। और चैप्टर तीसरे की मतलब चैप्टर थर्ड की हम पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं, 3.1। तो उसी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और पीछे जो मैंने कराया है वो आपको सभी को रिवीजन करता रहना है, क्योंकि चीजें भूल जाओगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा रिवीजन रखो पीछे का और अगली क्लासों को तैयार करते रहो। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम आपको बता देते हैं कि जो अब तक हमने 2 चैप्टर कराए हैं वो काफी अच्छी तरह से और समझा के कराए हैं। और आज हम तीसरा चैप्टर जो कराने वाले हैं, बिल्कुल एक एक बात आपके समझ में आएगी। इस तीसरे चैप्टर में जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें कुछ सवाल ग्राफ वाले हैं। अब ग्राफ की थोड़ी समस्या होगी तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बाकी बात आप समझ जाओगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। आइए, क्या लिखा हुआ है? क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट का रहने वाला है आपका मैथ, और प्रश्नावली 3.1, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसमें जो पहला सवाल है, पहले सवाल में 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला सवाल क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं। रैखिक समीकरण के युग्म क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, रैखिक रैखिक बहुपद बताया था। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम चर की घात 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण, जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात समीकरण। या फिर बहुपद की बात करें तो बहुपद भी। तो ये वही है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, मतलब हर चर की घात 1 होगी और वो भी देने रखी होगी, होती है 1, और उनके ग्राफ विधि द्वारा हल ज्ञात की। ठीक है, ग्राफ विधि द्वारा मैंने अभी आपको बताया था ग्राफ बनाना होगा। मैं बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको, सवाल समझाऊंगा। अभी दोनों कोशिश करूंगा। 2 सवाल है शुरू वाले, वो है, और बाद में 4 सवाल और है, वो मैं समझाऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको इस सवाल पे लाता हूँ। पहला सवाल है ये आपने पढ़ लिया है। ये रैखिक समस्याओं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या है? कक्षा 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया भाग लिया भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने हैं लड़कों लड़की मिला के? 10। और ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां 4 अधिक है लड़कों से। तो प्रतियोगिताओं में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अगर हमें खाली संख्या ज्ञात करनी तो बहुत आसान है, हो जाएगी संख्या ज्ञात। पर लेकिन हमें सवाल को ग्राफ विधि से करना है। तो ग्राफ विधि से कैसे करते हैं समझाता हूँ। पहले मैं आपको सवाल सॉल्व करता हूँ, फिर ग्राफ बना के दिखाऊंगा। देखो, आइए। हल 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 में क्या करने वाले हैं? देखो, हमें पता नहीं है ना, तो लड़कों की पता ना लड़कियों की पता, पूरी तरह से तो किसी के बारे में नहीं जानकारी है। तो हम क्या कहेंगे? माना माना लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या बराबर x। लड़कों की संख्या हमने x मान ली, और लड़कियों की संख्या बराबर हमने y मान ली। ठीक है, लड़कों की संख्या x मान ली, लड़कियों की संख्या y मान ली। ठीक है,
और जब ये कह रहा है कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि दोनों लगा के लड़का प्लस लड़की मिला के होते हैं 10, है ना। तो लड़का का मैंने क्या रखा है नाम एक्स, जो सारे लड़कों का नाम एक्स, और लड़कियां वाई। अगर मैं ये कहूं कि लड़के और लड़की मिलाकर 10 हो जाएंगे तो बात सही है ना, वही लिख रहा हूं मैं। लड़के कितने हैं, लड़के का एक्स प्लस लड़के कितनी है वाई बराबर 10 है ना। एक्स प्लस वाई बराबर 10 मतलब लड़के, ये लड़के हैं प्लस ये लड़कियां हैं, बराबर जोड़ के बैठती हैं 10। ठीक है भैया, चलो तो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2 में इधर करता हूँ, ऐसे लाइन खींच देता हूँ। समीकरण 2 के लिए ये शर्त है, ये शर्त पहली है। पहली शर्त से एक्स प्लस वाई बराबर 10, लड़का और लड़की मिलाकर 10 होते हैं, पता है आपको, हाँ जी होते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या कहती है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं। ये लड़कियां हैं, हाँ जी, ये लड़के हैं, हाँ जी, 4 अधिक हैं। हाँ क्या अधिक है, लड़कियां। तो मैं 4 इधर जोड़ू या इधर जोड़ू, लड़कियां 4 अधिक है और हमने बीच में बराबर रखा है, तो हमें बराबर करना है लड़का और लड़कियों को। जब बराबर करना है तो मैं 4 अगर इधर जोड़ दूं, देखो मैं 4 अगर इधर जोड़ दूं +4, तो क्या होगा, लड़कियां 4 पहले से ही फालतू थे, अब मैंने 4 और जोड़ दिया, अब तो 8 फालतू हो गई। इसीलिए जो संख्या कम होती है उसमें जोड़ते हैं हम, इस 4 को उसमें जोड़ते हैं, या फिर ऐसी संख्या को उसमें जोड़ते हैं। ये बोल रहा है कि लड़कियां बराबर लड़के, और लड़कियां ज्यादा कितनी है, 4 ज्यादा है। तो अगर मैं इस लड़के में 4 लड़के और बढ़ा दूं तो लड़का और लड़कियां बराबर नहीं हो जाएंगी। इसीलिए जो चीज कम होती है उसमें जोड़ा जाता है बराबर करने के। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। जब y बराबर x प्लस वाई है तो y x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, x बराबर 4 नहीं हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। जब लड़कियों में से मैं लड़की घटाऊंगा तो 4 आता है, यही सवाल बोल रहा है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, तो वही मैंने कह दिया, लड़कियां लड़कों से, जब लड़कियों में से संख्या घटाएंगे लड़कों की तो 4 आ जाएगा, तो मतलब 4 अधिक है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। चलो तो अब मैं आपको इनके युग्म निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, युग्म नहीं वो निकाल के दिखा देता हूँ, जो समीकरण देखो एक्स और वाई के मान अलग अलग। ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब इससे रखूंगा मैं इसमें मान, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है, ये एक्स होगा ये वाई होगा। एक सेकंड मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ, छोटा, ये चित्र बड़ा हो गया ज्यादा। समीकरण 1 से देखो क्या रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो मैं अब आपको समीकरण एक से क्या करने वाले हैं, हम समीकरण 1 से यह हम मान रखेंगे इसमें। एक्स वाई, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, दे रखा है ना, x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, एक मान इनमें से किसी का रखो अपने पास से और दूसरा मान निकल जाएगा। कैसे, देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं x का मान, अगर मैं चलो यहां रख देता हूँ, x का मान रखा मैंने 3, हाँ जी यहां भी रखू, x का मान जब मैं 3 रखूंगा प्लस वाई बराबर 10, तो अब ये प्लस में है भाई, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर 10 -3 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो y का मान कितना आया, y बराबर तो 7 आ गया ना, हाँ जी y बराबर 7 आया। जब मैं x का मान 3 रखता हूं तो y का मान 7 आता है। आई होगी बात समझ में, इतनी सी बात है कि अपनी तरफ से रखना है और कोशिश करना है संख्या ऐसी रखनी है कि जो पूर्ण संख्या हो, समझे, पूर्ण संख्या मतलब जो पॉइंट में ना हो, जो पूर्ण संख्या हो या फिर पूर्णांक भी बोलो, पूर्णांक हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉइंट में ना हो, ये कोशिश करना, क्योंकि आपको
फिर ग्राफ को सेट करने में समस्या हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोशिश ऐसा करो जो मैं लिख रहा हूँ वो ही रट लो जाओ। मैं बोल रहा हूँ एक्स का मान 3 रखा, और जब 3 रखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 10, सवाल तो यही है। एक्स की जगह 3 रख दिया मैंने, प्लस वाई की जगह वाई बराबर 10 की जगह 10, प्लस का 3 मैंने पक्षांतर करके माइनस का 3 कर दिया, वाई बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, तो वाई का मान 7 आ गया, रख दिया। ठीक है, अगर मैं वाई का मान एक्स का मान 5 रख दूं, बताओ, एक्स का मान में 5 रख रहा हूँ, दूसरी बार में एक्स का मान में 5 रख रहा हूँ, ये तो हो गया है, तो यही रख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, एक्स का मान में 5 रख रहा हूँ, 5 प्लस वाई बराबर 10, तो देखो 5 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वाई बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। वाई का मान में एक्स का मान में 5 रखा, तो वाई का मान भी 5 ही आ गया। ठीक है, मैंने 2 निकाले हैं, 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, ऐसे मान, पर 2 काफी है, जो मैं मानता हूँ 2 काफी है। ये निकल गए समीकरण 1 से। अभी आ जाओ समीकरण 2 पे। समीकरण 2 से बना हुआ ऐसे ही, ये x है, ये y है। ठीक है जी, है ना। अब लिखो, इसमें क्या दे रखा है समीकरण नंबर 2 कि y माइनस एक्स बराबर 4, तो y माइनस एक्स बराबर 4, तो मैं मान लू अपनी तरफ से, अगर x का मान में 3 रख दूं, रख दिया मैं 3, x का मान में 3 रख दूं, देखो y माइनस 3, x का मान रखा मैंने 3, 3 बराबर 4, अब y बराबर 4 माइनस का 3 पक्षांतर हो गया, प्लस का 3 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 7। ये हो गया y बराबर, हाँ जी y बराबर 7 हो गया, देखो। ठीक है, y बराबर 7 हो गया। दूसरा और बना लो इसका, आइए, ये तो हो गई है एक समीकरण 2 से मैंने एक चीज तो निकाल दिया, और दूसरी चीज मैं मान 2 रख लेता हूँ। जब 2 रख लेता हूँ तो क्या करेंगे, देखो y माइनस एक्स बराबर 4, यही तो है समीकरण नंबर 2, यही तो है। अब इसमें रखो, देखो y का y माइनस एक्स का मान रखा है मैंने 2, ये रखा 2, 2 बराबर 4, तो y माइनस की जाएगी प्लस में, बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6, y बराबर आ गया 6। ठीक है, तो y का मान जब 2 रखेंगे हम, x का मान 2 रखेंगे, तो y का मान 6 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो तुम, ये समीकरण 2 से ये आया है, y का मान 6 आएगा, 6, y का मान y नहीं आएगा, y का मान 6 आएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 से आई है, ये समीकरण 2 से आई है। अब हमें ग्राफ बना के ग्राफ पे एक चीज दर्शानी है। ठीक है, चलो तो मैं सारे को मिटा देता हूँ, इस सभी को मिटा देता हूँ। सवाल आपने देख लिया है, क्या था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। मैंने क्या किया, माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, x और y मान लिया मैंने। शर्त पहली क्या कहती है कि लड़का प्लस लड़की x प्लस वाई बराबर जोड़ के 10 होते हैं, मतलब दोनों 10 हैं। हाँ जी, सही बात है, तो समीकरण 1 हो गया ये। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या कहती है, लड़का लड़कियां जो हैं वो बराबर हैं किसके, लड़कों से, और लड़कों से 4 अधिक है, प्लस 4। लड़कियां, मैंने लिखा लड़की बराबर लड़का, जबकि लड़की 4 अधिक है। हम बराबर करने के लिए लड़का को हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और जो लड़का हम 4 बढ़ा देंगे तो लड़के बराबर हो जाएंगे। तो मैंने एक्स प्लस 4 लड़कों में 4 जोड़ दिया। अब वाई का वाई एक्स प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो वाई माइनस एक्स बराबर 4 का 4, ये समीकरण 2। अब मैंने मान रखे अपनी तरफ, देखो ये बनाते हैं बॉक्स समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है तो इसका बॉक्स बनाया मैंने, एक्स और वाई, एक्स और वाई के मान रख रहे हैं हमको। एक्स का मान मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ, देखो एक्स का मान रखा मैंने पहले 3, एक्स की जगह 3 रख दिया, प्लस वाई बराबर 10, और वाई प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो वाई बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7, तो वाई का मान 7 आ गया, ये आ गया। जब मैंने एक्स का मान 5 रखा, ये देखो एक्स का मान मैंने 5 रखा, तो 5 प्लस वाई बराबर 10, इसी समीकरण से करनी है दोनों चीजें, पहले 2 बार निकालना है, 3 बार निकालना है, तो भी 3 बार इसी समीकरण में रखनी है। 5 प्लस वाई बराबर 10, 5 मैंने मान रखा था। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा पक्षांतर में, तो वाई बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5,
तो y का मान 5 रखा था, मतलब x का मान 5 रखा था, y का मान भी 5 रखा। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ है कि y माइनस एक्स बराबर 4 है समीकरण 2 से। अब मैंने x y लिख के बॉक्स बना दिया। अब देखो मैंने y बराबर x की जगह x देखो y माइनस एक्स मैंने यहाँ रख दिया, y x की जगह -3, -3 नहीं माइनस तो है 3 रखा खाली, x की जगह मैंने 3 रखा तो क्या हुआ y -3 बराबर 4, अब पक्षांतर करके माइनस की दूसरी तरफ प्लस में चली जाती है तो y बराबर 4 + 3 7 हो गया। x का मान 3 माना था, y का मान 7 आ गया। और दूसरा y माइनस एक्स बराबर 4 था, y माइनस एक्स बराबर 4 था, ये रहा देखो ये आ रहा है। मैंने x का मान 2 रखा तो y माइनस एक्स का मान 2 रख दिया बराबर 4। अब देखो ये बराबर 4, y माइनस 2 बराबर 4 है तो माइनस की चीज जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो y बराबर 4 + 2 बराबर 6, 6 आ गया, y का मान है 6। ठीक है, दोनों बॉक्स तैयार है। अब मैं इस सबको मिटाता हूँ और मैं आपके लिए क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। पूरा सवाल बता रहा हूँ मैं, ये पहले वाला, ये सारा, ये भी खाली है समीकरण, समीकरण 1 का ये बॉक्स और समीकरण 2 का ये बॉक्स, ये बॉक्स रखूंगा मैं बस बचा के, बाकी सबको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम। आगे क्या है, मैंने आपको बोला था कि ये समीकरण 1 से आया है और ये समीकरण 2 से आया है, और ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में हम क्या करने वाले हैं, देखो ये मैंने एक लाइन ऐसे खींची है और एक लाइन ऐसे खींची है। ग्राफ ऐसा आता है आपका बना हुआ, एक लाइन मैंने इसमें ऐसे खींची है, एक लाइन ऐसे खींची है। जो ये वाली लाइन है पूरी, ये x होने वाली है। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिच्छेद बिंदु, या फिर मैं आपको बोलूं मध्य बिंदु भी कह सकते हैं, मध्य बिंदु तो नहीं बोलते वैसे। ये हो गया, यहां से इधर इधर जो है ये संख्या x वाली है, पर लेकिन ये प्लस वाली है। यहां से इधर जो है ये माइनस वाली है। जैसे मैं बोल दूं इसे एक, इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बोल देता हूं मैं। ठीक है, ये प्लस वाली है और ऐसे ही ये माइनस वाली रहने वाली है, और ये y की प्लस वाली है। मैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये प्लस वाली है, ये नीचे माइनस वाली है y में, और ये भी माइनस वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि सवाल कैसे होगा। सवाल ऐसे होगा, समीकरण 1 में क्या दे रखा है, समीकरण 1 में दे रखा है कि x का मान 3 है और y का मान 7 है। x का मान 3 कहाँ होगा, x के लिए हमें इधर जाना होगा और y के लिए ऊपर की तरफ जाना होगा। x का मान कितना है, 3 है, तो 1 2 3 इस लाइन पे आया, इस वाली लाइन पे, इस वाली पे x का मान 3 है और y का मान 7 है, तो 7 कहाँ है, 7 यहाँ है, तो 3 यहाँ है 7 यहाँ है, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला देखो, ये 3 पे मिलता है और y की तरफ से 7 पे मिलता है। इस वाले पॉइंट पे निशान लगा लेंगे, और चाहो तो इस पे लिख भी सकते हो 3,7, ये 3,7 है। अभी लिखूंगा, देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 3,7, ये है, ये जो बिंदु आया है ये है 3,7। दूसरा मैं स्टार्ट करूं 5, x का मान 5 y का मान 5, x का मान 5 कहाँ आएगा, x का मान 5 यहाँ आएगा, y का मान 5 कहाँ आएगा, y का मान 5 यहाँ आएगा। तो देखो यहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ आ जाएगा ना, x का मान 5 यहाँ है और y का मान 5 यहाँ है, तो x और y का मान जहां मिलता है, x का मान 5 है, y का मान भी 5 है, तो यहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। समीकरण 1 से क्या आया, तो x का मान 3 y का मान 7, तो x का मान 3 1 2 3, x का मान 3 और y का मान 7 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है 4, तो 7 x का मान 3 y का मान 7, मतलब x का मान 3 और y का मान 7 यहाँ आके मिलता है। अब x का मान 5 और y का मान भी 5, तो ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पर मिलेंगे। जब ये दोनों इस पॉइंट पर मिल जाते हैं तो हम इनको बिल्कुल सीधी रेखा खींच देते हैं, इनके ऊपर है ऐसे खींच दी मैंने सीधी रेखा। ये क्या है, ये 5.5 है, ये इधर लिख दूंगा 5,5 है जो मैंने अभी निकाला है। ठीक है, 5,5 है। अब समीकरण 2 पे आ जाओ, एक 3,7 है, एक 3, x का मान 3 y का मान 7, x का मान 3 y का मान 7, तो एक तो यही आ गया, एक तो समीकरण 2 से भी यही आ गया ये वाला, और एक x का मान 2 y का मान 6, x का मान 2 यहाँ पे आया
और y का मान 6 यहाँ पे आएगा। इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ x का मान 2, x का मान 2, 1 2, x का मान 2 यहाँ है, y का मान 6 यहाँ है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। देखिए ये आ जाएगा 2,6, यहाँ लिख दूँ मैं 2,6, तो आ गया ये वाला। और 3,7 था ये। अब इसको भी मिला दो। कैसे मिलाएंगे? ये दोनों पॉइंट मिलने चाहिए ऐसे। जब मैं इनको ऐसे मिलाऊंगा ना, पॉइंट से पॉइंट, तो अब ये दोनों प्रतिच्छेद कहाँ पे करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं 3,7 में। जब प्रतिच्छेद 3,7 में करते हैं तो इसका आंसर भी 3,7 ही होगा। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है। कोई भी युग्म दे रखा है या फिर हम इसे कोई भी निर्देशांक बोलते हैं, वैसे निर्देशांक अभी चैप्टर आया नहीं है, कोई भी युग्म दे रखा है तो वो 3,7, जो 3,7 में जहां प्रतिच्छेद करती है, मैंने आपको रेखा खींच के दिखाई कैसे आया, जहां पे प्रतिच्छेद करती है वही आपका आंसर होता है। अब x मैंने क्या माना था? x माना था मैंने लड़कों को, माना था ना लड़कों को। हाँ जी, x मान कितना आया? 3, 3 तो लड़के हो गए। और y का मान कितना आया? y मानी थी मैंने लड़कियां, लड़कियां। y का मान कितना आया? y का मान 7 है। यही आंसर है दोनों, यही आंसर है। आपको पता पड़ गया होगा। ऐसे सॉल्व करते हैं हम ग्राफ को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो तो एक बार और देख लेना, समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल कहता है, तरीका वही है, अभी भी ग्राफिक विधि से हल करना है, कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। मतलब 5 पेंसिल हैं और 7 कलमें हैं, उनका कुल मूल्य 50 रुपए है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करो। आई बात नहीं? ये बोल रहा है कि पहली शर्त में ये बात है कि 7 पेंसिल हैं और 5 कलम है, उन दोनों को मिलाकर जो उनके पैसे बैठते हैं वो 50 रुपए की आ जाती है दोनों की। और दूसरी शर्त में बोल रहा है कि 7 पेंसिल है फिर दूसरी बार में, और 5 कलम है। उल्टा कर दिया, पहले 7 पेंसिल थी अब 5 पेंसिल है, मतलब 7 पेंसिल है, पहले 5 पेंसिल थी अब 7 पेंसिल है, पहले 7 कलम थी अब 5 कलम है। तो मतलब चीजें कम ज्यादा करी है। पहले पेंसिल ज्यादा थी, पेंसिल कम थी, कलम ज्यादा थी, तो 50 रुपए थे। अब कहे पेंसिल ज्यादा है कलम कम है, तो 46 रुपए की आई है। तो पता पड़ता है कि हाँ कलम थोड़ी महंगी है। अब महंगी हो सस्ती हो उससे क्या है। अब आइए हल की तरफ चलते हैं। हल पता तो हमें फिक्स तो किसी का रेट नहीं पता, तो लिखते हैं माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का बोलो या पेंसिल का बोलो, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा माना एक पेंसिल का लिख दो, चलो माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, माना एक कलम का मूल्य y रुपया हो गया। ठीक है, मैंने एक पेंसिल का मूल्य जो माना है वो x रुपया, और एक कलम का जो मूल्य माना है वो y रुपये माना है। ठीक है, आगे क्या करेंगे? देखो, जब मैं बोलूं, इन्होंने बोला है 5 पेंसिल, पेंसिल कितने रुपए की मानी है? एक x रुपए की, तो 5x, 5 पेंसिल प्लस 7 कलमें, 7 कलमें, कलम क्या है? y रुपए की है। टोटल कितने रुपए की बैठी है? 50 रुपए की है। ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या कहती है? समीकरण 2 मतलब शर्त पहली है, शर्त पहली कहती है कि 5 पेंसिल है, पेंसिल x माना मैंने एक पेंसिल का, प्लस 7 कलमें, 7 कलमों का मूल्य क्या है? एक का y, तो 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपए की बैठती है। दूसरी शर्त क्या कहती है? शर्त 2 कहती है कि 7 पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का x गुणा कर दो, प्लस 5 कलमें, कलमें का रेट क्या है? y, बराबर ये 46 रुपए की। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 निकाला मैंने पहली शर्त से, और दूसरी शर्त से समीकरण 2 निकाल लिया। ठीक है, अब इनको बनाओ, इनका ग्राफ।
बनाने से पहले जो हम करते हैं, यहाँ ना लिख के इधर लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ ये x है, ये y है। समीकरण एक से इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण एक से जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे फिर, ये समीकरण एक है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, गौर से देखना कि अगर मैं x का मान रखूं, यहाँ एक रख दूं मैं x का मान, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 ही प्लस में है, इधर जाके घट जाएगा, तो 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। 7 गुणा में दे रखा है, गुणा की चीज भाग में जाएगी, तो 7 से 45 करता है क्या, नहीं करता ना। तो हमें x का ऐसा मान रखना है कि जो हम घटाने के बाद वो 7 से कट जाए। 7 से क्या करता है, 50 से कम वाली संख्या 7 से क्या करता है, अब आप कहोगे 7 से तो 42 करता है, 49 करता है, पर लेकिन वो 5, अगर x का मान में 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो वो 5 के पहाड़े के अनुसार से कम भी होना चाहिए। देखो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने x का मान माना 3, मान लिया। हाँ जी, अब देखो इसमें लगा रहा हूँ मैं, x का मान मैंने 3 माना, तो 5 गुणा 3, ठीक है, प्लस 7 का 7, y का y बराबर 50। हाँ जी बिल्कुल, 5 गुणा 3 कितना होता है, 15, तो 7y का 7y बराबर, प्लस की चीज इधर जाएगी माइनस में, 50 माइनस 15 तो कितना आया, y बराबर 35, गुणा की चीज आ जाएगी भाग में, बट्टे 7, तो 7 पन्ना 35, ये कट गया, y बराबर आ गया 5। ऐसे बोल रहा था मैं, बिल्कुल दिमाग लगाना, ऐसी चीज x का ऐसा मान रखना है, x का रखो y का रखो, ऐसा मान रखना है कि जो आसानी से आप काट के मान निकाल सको। मैंने रखा x की जगह 3, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर मैं इसमें से 15 घटा दूं, 15 कैसे घटेगा कि x का मान में 3 रख दूं, 5 या 15 हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैंने x का मान में 3 रख दूं, इसमें से 15 घटेगा तो 35 हो जाएगा, 7 का भाग 35 हो जाता है, इसलिए मैंने 5 गुणा 3, x का मान 3 रख लिया, 5 या 15, 50 में से 15 घटाए तो 35 हो गए, गुणा की चीज भाग में ले गया, 7 15 35, y का 5, y का मान आ गया 5, आ गया, आ गया। y का दूसरा मतलब x का दूसरा मान क्या मानू, x का दूसरा मान अगर मैं 10 मान लेता हूँ, मान रहा हूँ मैं, 10 से ऊपर मानने की कोशिश मत करना, वैसे लाने की कोशिश मत करना, ग्राफ बनाने में समस्या होती है थोड़ी। देखो मैंने मान लिया 10 x का मान, हाँ तो करो जी, करो, x का मान 10 मान लिया, क्या करेंगे, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, यही तो है। x का मान माना है मैंने 10, तो 5 गुणा x का मान 10 प्लस 7y बराबर 50। हाँ जी बिल्कुल, 10 पंजे 50 हो गया, और ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 माइनस 50 ही आ गया 50, तो y बराबर 50 में 50 जाएगा 0, और गुणा की चीज भाग में आ जाएगी 7, 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा बराबर 0, y का मान क्या आएगा 0, 10 का y x का मान 10 रखा तो y का मान 0। आगे होगी बात समझ में, ऐसे ही रखते हैं। अब आप देख लो, मैंने जब 3 रखा तो 15 घटाया 50, 5 की एक साथ, 5 की गुणा 3 में 5 की 15, 15 घटाया 35 आ गया, गुणा की भाग में 7 तो 5 बार आ गया। इसमें मैंने x का मान रखा 10, जब x का मान 10 रखा तो 5 दही 50 प्लस 7y बराबर 50, प्लस की चीज में माइनस में देगा, 50 माइनस 50 आ गया 0, 7 का भाग दूंगा तो बराबर 0। ये 10 0 3 5 कैसे आए हैं पता चल गया आपको, अगले पाते हैं। नहीं, देखो गौर से देखो, एक्स वाई, ये समीकरण 2 से है, ये यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 से क्या करने वाले हैं, देखो अब इसमें जो है, इसमें ये है समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 ये है, इसमें भी लिख लो, चलो मैंने मान लिया, चलो एक्स का मान पहले ही मान लिया मैंने, क्या मान लू, एक्स का मान ऐसा मानू जो 46 घट जाए, तो एक्स का मान में क्या मान, अगर मैं एक्स का मान यहाँ 1 मानूंगा, नहीं मान पाऊंगा, 2 नहीं, 3 मानूंगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 इधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर 21 घटाऊंगा तो 25 हो जाएगा, 25 में 5 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल एक्स का मान लिया मैंने 3, देखना कैसे, तो 7
गुणा एक्स का मान मैंने 3 प्लस 5y का 5y बराबर 46 का 6। अब देखो 5y लिख रहा हूँ मैंने, 5y बराबर 7 दिया होता है 21, और ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 46 माइनस 21। तो y बराबर कितना आया, 6 में से 5 गया 5, 6 में से गया 5, 4 में से 2 गया 2, y बराबर आया 25, गुणा में 5 था वो भाग में 5 आ जाएगा, 5 से 25 काटा 5 वहां आया, तो y बराबर 5, y बराबर 5 आ गया, तो y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब रखो दूसरा मान, अब कुछ भी रख लो, मैं चलो एक 8 रख लेता हूँ, y का मान आ गया 5, मैं 8 रख लेता हूँ, 8, देखो तो करो, 7x प्लस 5y बराबर 46, एक्स का मान रख रहा हूँ मैं 8, देखो ये रख दिया मैंने, तो 7 गुणा 8 प्लस 5y बराबर 46, ये कितना है, 7 अट्ठे 56 प्लस 5y बराबर 46, 5y प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर 46 माइनस 56, 56 में 46 घटाऊंगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, और बराबर y 5 गुणा का चला जाएगा भाग में, ये आ गया, इससे ये काटा तो -2 आ गया, y का मान क्या आया, -2। तुम कह रहे थे कि पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पूर्ण नहीं, मैंने बोला था पूर्णांक होनी चाहिए, माइनस में आए या प्लस में आए, पर संख्या पॉइंट में ना हो, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दोनों चीज आ रही है। अब मैं इनको आपको उसमें रख के दिखाता हूँ, जिसमें ग्राफ में, आइए, हाँ तो आइए चलते हैं आगे। मैंने आपको ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकाल के दिखा दिया था, और जब ये मैंने निकाल के दिखाए हैं समीकरण से, तो अब इनका मान रखना होगा हमें इस ग्राफ में। अब कहोगे जी ग्राफ में कैसे रखेंगे, ग्राफ में मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाली चीज, ये पूरा x होता है, ये पूरा y होता है, यहाँ से ऊपर की चीज प्लस में रहती है, यहाँ से नीचे की चीज माइनस में रहती है, यहाँ से इधर की x में रहती है चीजें, यहाँ से इधर की x की प्लस में, और यहाँ से इधर की माइनस में रहती है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9, 10, ऐसे ही ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके 10 हो गया, ये प्लस वाली है। अगर माइनस वाली में बात करूं तो देखो माइनस वाली 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे माइनस वाली है, ये माइनस वाली, ठीक है, ये माइनस वाली चीज है, और इधर भी माइनस वाली है, यहाँ से ये 1, 2, 3, 4, -1 है ये, -2 है ये, -3 है ये, -4 है ये, ठीक है, आगे होगी बात समझना। अब मैं आगे करता हूं, अब मैं लेता हूं इनको x y, x का मान 3 है जहां, y का मान 5 है वहां, x का मान 3 है, 1, 2, 3, x का मान यहाँ 3 है और y का मान 5 यहाँ है, तो 3 और 5 आगे देखो, यहाँ से 3 और ऊपर जाऊंगा मैं 1, 2, 3, 4, 5, y का मान 5 यहाँ आता है, ये पॉइंट कर दिया मैंने। ये क्या आया, 3 और 5, पहला वाला मैं लिखूंगा बाद में, 3 और 5, दूसरा वाला देखो, x का मान 10 और y का मान 0, x का मान तो है 10, x का मान है 10 और y का मान है 0, y का मान तो ऊपर जाता है, तो ऊपर तो जाना नहीं है, तो ऐसे ही जाना है x की तरफ, और y का मान 0, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब x का मान 10 है, x के मैं 10 पे गया, y का मान 0, तो 0 तो यही होती है जो ये होता है ना, ये 0,0 होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ ये 0,0 होता है ना, x का भी 0, y का भी 0, इस लाइन पे और इस लाइन पे, ये नहीं इस लाइन पे, और क्या होता है, ये मेन पॉइंट जो है ये 0,0 होता है, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, देखो x का 10 था तो मैं 10 पे लिख गया, y का 0 था तो 0 का मान 0 पे रखा, ऊपर नहीं लेके गया मैं, ये यहाँ लेके गया, तो ठीक है। अगला वाला देखो मैं दूसरे के लिए करता हूँ, x का 3,5, तो x का देखो मैं 3 पे लेके जाता हूँ, x का 3 और y का 5, 1, 2, 3, 4, 5, y का 5 यही आएगा दूसरा भी, तो ये 3,5 तो आएगा ही आएगा, ये मान लो ये 3,5 तो आएगा ही। अगला क्या है, 8,-2, 8 है x का 8 और y का -2, -2 तो यहाँ है, तो x का 8 और y का -2, ये तो ऐसे आएगा, x का 8 और y का -2, देखो x का यहाँ है और 1, 2, y का -2 यहाँ पे है, यहाँ पे, ये 1, 2 y का -2 यहाँ पे, 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 1, 2 y
यही आएगा ना बिल्कुल। हाँ जी यही आएगा। मिला दो, देखो पहली वाली लाइन क्या थी, पहली वाली लाइन थी ये, मिला दी मैंने। और दूसरी वाली को मिलाओ, दूसरी वाली लाइन क्या होगी, दूसरी वाली लाइन होगी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बताया था मैंने, एक्स वाई 3,5, तो एक्स का मान 3 यहाँ है और वाई का मान 1 2 3 4 5 यहाँ आया था। और एक्स का मान 10 है, वाई का मान 0 है। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 0 भी यही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये रेखा मैंने मिला दी पहले। और फिर दूसरे वाले पर जाओ, एक्स का मान 3 है और वाई का मान 5 है। एक्स का मान 3 है और वाई का मान 1 2 3 4 5 यही है। तो दूसरे वाले का भी मेन पॉइंट यही आ रहा है, दोनों पॉइंट यही आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, 8 को -2, 8 का मान है, एक्स का मान 8 और वाई का मान -2, 1 2 -2 यहाँ आके मिलेगा। तो ये दूसरी वाली जो रेखा है यहाँ आके मिलानी। ठीक है, अब इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, अब लिख देता हूं मैं, 3,5 है और ये 10,0 है और ये 8,2 है, 8,-2 है। ठीक है, अब इनको मिलने वाली प्रतिच्छेद करने वाली स्थान कौन सा है, यह है 3,5। तो मैं यही लिख देता हूं 3,5। क्या आया, ये एक एक्स मान है, एक वाई का मान है, एक्स वाई आया। एक्स और वाई मैंने क्या लिखा था, एक्स बोला था मैंने पेंसिल के लिए, पेंसिल के लिए, और वाई बोला था मैंने कलम के लिए। कलम का रेट माना था मैंने ₹2, एक पेंसिल का रेट माना था मैंने ₹100। तो अब देखो आंसर क्या आ रहा है, एक्स का मान आ रहा है 3, तो एक पेंसिल क्या रुपए की है, ₹3 की है एक पेंसिल। और कलम एक क्या रुपए की है, कलम है एक। हाँ तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। मैं आपको एक सवाल करा चुका हूँ जिसमें 2 पॉइंट थे, जो दोनों के दोनों ग्राफिक विधि से करने थे। ठीक है, दोनों का आंसर मैं आपको सही तरह से निकाल के दिखा चुका हूँ। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो और एक बार और देख लें। और फिर अब मैं चलता हूँ दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। कि ये प्रतिच्छेद समांतर संपाती क्या है, वही चीज बताने के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। ये टेबल आपको दिख रही होगी, गौर से देखना है, गौर से समझना है। देखो जब भी A1/A2 और बराबर B1/B2 नहीं होगा, एक होगा ये क्या है A1/A2 और B1/B2, अभी समझाऊंगा, पहले ये समझ लो फिर मैं इसे मिटाऊंगा। देखो क्या बोलता है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। अगर A1/A2 के बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको ग्राफ वाले एक्सप्रेशन। अगर नहीं बैठती है बराबर तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और इसका केवल एक हल होता है। जैसे आपको वही सर कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मैं इस सवाल को मिटा के आपको मैं सवाल से ही सॉल्व कराता हूँ, सवाल सॉल्व कराऊंगा, इसे मैं रहने देता हूँ। देखो पहला सवाल है ये, तो ये क्या होता है, देखो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, और इन्हें वन 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 मान लो। ये होता है A2, ये होता है B2, ये होता है C2। यही चीजें रखनी है हमको। तो क्या करना है हमको कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, देखो अब देखो मैं लिख देता हूं A1/A2, A1 क्या है 5 बट्टे A2 क्या है 7, हाँ जी बराबर B1 क्या है -4 बट्टे B2 क्या है +6। तो क्या ये बराबर बैठ रही है, बराबर नहीं है ना। तीसरी चीज तुम लिख भी दो, चाहे तीसरी चीज तुम चाहे लिख भी दो, जब ये ही बराबर नहीं है तो मैं नहीं बोला था कि A1/A2 बराबर B1/B2। अगर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, कोई बात नहीं। हाँ हमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है फिर तो। हाँ तो जब ये आया है A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। अभी कहोगे रेखाएं प्रतिच्छेद कैसे करती हैं, ऐसे करती है जैसे कोई एक रेखा जा रही है ऐसे, दूसरी रेखा उसे काट देना बीचों बीच से, तो ये है प्रतिच्छेद बिंदु। तो इसलिए दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काट दें, एक जगह से काटें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, और
आगे क्या लिखा है, जब ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू नहीं होगा और रेखा प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय को भी एक हल बोलते हैं, अद्वितीय। अनेक केवल एक हल। एक हल का मतलब क्या है, जितनी जगह ये इसे टच करेगी, एक रेखा दूसरी रेखा को जितनी जगह टच करेगी उतने ही हल होंगे। इसमें ये रेखा एक जगह टच कर रही है, खाली काटते, जब इसे एक रेखा दूसरी रेखा काट रही है तो प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये एक जगह से तो काट रही है, जब एक जगह से काट रही है तो इसका केवल एक हल होता है। आई बात समझ में? अब ये कहोगे जी ये क्या है, ये ए वन ए टू, ए वन बी वन सी वन, ए बी सी होता है ना तो वन वन और लगा दिया, ये भी ए बी सी होता है ना, यहाँ टू टू लगा दिया, क्योंकि दो चीज दे रहे। अब ए वन अपॉन ए टू 5/7, अब बी वन अपॉन बी टू तो -4/6, -4/6। अब यही देखा मैंने कि तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल एक हल होगा, यह अद्वितीय हल होगा। आगे होगी बात समझ में? यही आंसर है जो मैंने लिखा है, प्रतिच्छेद करती है, ये आंसर है पहले सवाल का। ठीक है, ठीक है जी, चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। ऐसा है, दूसरा सवाल है वो देखो क्या है, उसमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, फॉर्मूला ये है। ठीक है, उस पर भी हमें ये लागू करना था, उसमें पर शुरू के दो पे ही कट गया था, बराबर नहीं थे। देखो ए वन क्या है 9, ए टू क्या है 18, तो 9/18, 9/18, हाँ जी हाँ। अगला बी वन क्या है 3, बी टू क्या है 6, तो 3/6, 3/6 बराबर सी वन क्या है 12, सी टू क्या है 24, 12 और 24। देखो काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, हाँ जी हाँ आ गया बराबर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2 आ गया, हाँ जी। जब तीनों चीजें बराबर होती हैं, मैंने भी बताया था, जब तीनों चीजें ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू हो तो रेखा संपाती होती है। अब एक संपाती रेखा कैसी होती है, जब एक रेखा सीधी है, ठीक है, और जब इसे दूसरी रेखा काट दे तो प्रतिच्छेदी होती है, और वो जब एक जगह से काटती है तो उसका केवल एक हल होता है ना। जब एक रेखा है और इसके ऊपर हम दूसरी रेखा चढ़ा दें, दूसरी रेखा चढ़ा दें तो ये तो पूरे में टच होगी ना, पूरे में टच होगी, है ना, जब पूरे में टच होगी ऐसी रेखा को हम संपाती रेखा कहते हैं। जिस एक रेखा के ऊपर और दूसरी रेखा हो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो उसे संपाती रेखा कहते हैं। और जब जगह 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 पूरी ही टच है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। कुछ तो समझ में आगे होगी, जब एक जगह कट करती है तो एक हल होता है, जब पूरी लाइन ही पूरी जगह टच है तो अनेक होंगे ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब जब ये बराबर आ गई है ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, तो रेखा कैसी होगी, रेखा संपाती होगी। यही आंसर है, रेखा संपाती होगी, संपाती है आंसर। पूछे इसके हल कितने होंगे, इसके अनेक हल होंगे, संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। ये संपाती का उदाहरण है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खींचना, वो प्रतिच्छेदी का उदाहरण था, एक लाइन को दूसरी लाइन से काटना, ये प्रतिच्छेदी का था। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ, चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो इसमें पहले फॉर्मूला देखो, ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, करो जी। ए वन क्या है 6, बी वन ए टू, ए वन अपॉन ए टू 6/2 बराबर -3 यह कुछ भी नहीं है तो एक तो होगा, -3 बट्टे -1 बराबर 10/9, 10/9 प्लस का ये दोनों देखो, 3 दूनी 3 नहीं, 2 से काटूंगा, नीचे 2 है, 2 3 6 और 2 एकम 2, माइनस से माइनस कट गया, इतना ही आ रहा है तो, और ये कटेगा नहीं। देखो क्या आया 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू के, पर बराबर नहीं है सी वन अपॉन सी टू के, नहीं है बराबर। और ये देखो जब ए वन अपॉन ए टू बराबर हो बी वन अपॉन बी टू के और बराबर नहीं हो सी वन अपॉन सी टू के तो रेखा समांतर होती है। तो इसमें आंसर क्या है, रेखा समांतर है, समांतर है। ठीक है, समांतर। दोबारा बता देता हूँ, देखो ये ए वन अपॉन ए टू, ए वन अपॉन ए टू फॉर्मूला में 6/2। अब बी वन अपॉन बी टू, बी वन क्या है -3 और ये क्या है -1,
-3 और -1 और C1/C2 10/9 10/9। देखो 3 से 2 से काटा मैंने, 2 3 6 2 एकम 2, माइनस से ये माइनस से माइनस कट गया बराबर 10/9। 3/1 3/1 बराबर 10/9। ये दोनों बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 पे, तो रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखा समांतर होती है, रेखा क्या होती है समांतर, एक रेखा ऐसे जा रही है और दूसरी इसके बराबर में ऐसे, जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां नहीं होती, वो दोनों कहीं भी जाकर आपस में तो नहीं मिलती ना, वो दो पटरियां आपको होगी ऐसे कैंची कट जाती है, कैंची मत जाना, ये दोनों लाइनें कभी भी नहीं मिलेंगी। समांतर रेखा क्या होती है, जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती। इसीलिए ये बोल रहा है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता। जब ये कहीं मिलेगी नहीं, कहीं टच होंगी नहीं, तो इसका तो कोई हल होगा ही नहीं। पक्की बात है। हाँ, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गए। मैं आपको एक एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं कराना चाहता, कभी आपकी समझ में ना आए या फिर क्लास लंबी हो जाए। आज के लिए मैं आपको जो सवाल कराए हैं, 2 सवाल कराए हैं, 2 सवालों में पहले में 2 पॉइंट थे, इसमें 3 पॉइंट थे। ऐसे ऐसे मैं आगे आगे आपको कराता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बात आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गई। जो वादा मैंने आपसे किया है, जो वादा मैंने आपसे किया है, वो वादा आपका पूरा होगा। और आप भी अपनी पढ़ाई में ध्यान रखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सारी समझ में आई होंगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें और चलते हैं। हम अगली क्लास कल होगी। कल हम आपको क्या कराने वाले हैं, इसी से आगे सवाल बचे हुए हैं, अभी तो आप काफी सवाल बचे हुए हैं। हो सकता है एक क्लास में समाप्त हो जाए, हो सकता है 2 क्लास में समाप्त हो जाए। एक्सरसाइज 3.1 हम जल्द से जल्द आपकी खत्म करेंगे, फिर 3.2 की तरफ बढ़ाएंगे, फिर 3.3 की तरफ। पहले 2 चैप्टर छोटे थे, उनमें क्लासें कम बढ़नी थी। अब आपके एक चैप्टर में कम से कम, मतलब एक एक्सरसाइज में 2 से 3 क्लास। इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इसमें ग्राफ को समझाना था और काफी चीजें और करनी। अब मैं आपको मिलता हूँ आपसे कल आगे वाले बाकी सवाल लेकर, और चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें आपको याद करनी है, ये मैंने इसलिए लिखा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलते हैं। अब नमस्कार, धन्यवाद।